नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ते हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण तीन तरह से होता है, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर यानी कि पूर्व में लगकर उसके अर्थ में विशिष्ट परिवर्तन ला देते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं, हार के साथ अगर आ लगा दें तो आहार बन जाता है। तो इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि जो आ है वो पूर्व पद है और जो हार है वो मूल शब्द है। इसी तरह एक और हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे निर है। अब निर उपसर्ग है यानी कि वो शब्दांश है, और अगर इसके साथ जीव लगा दिया जाए तो निर्जीव बन जाता है, और अगर इसके साथ बल लगा दिया जाए तो निर्बल बन जाता है। तो इस तरह जो है हिंदी में उपसर्ग जो हैं वो संस्कृत से भी लिए गए हैं, अरबी फारसी से भी लिए गए हैं, अंग्रेज़ी से भी लिए गए हैं, और हिंदी के अपने कुछ उपसर्ग भी हैं। तो आइए हम पढ़ लेते हैं कुछ उपसर्गों को। जैसे अ के साथ जो है अगर हम एक सार्थक शब्द जोड़ देते हैं तो बहुत से शब्द बन जाते हैं, जैसे अछूता है, अथाह है, अटल है, अमूल्य है। और भी शब्दों की रचना आप कर सकते हैं। जैसे अब सु की हम बात करते हैं तो सु में जो है आप सुडौल बना लीजिए, सुजान है, सुघड़ है, सुफल है, सुसज्जित है, सुशोभित है, यानी कि और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी तरह अगर उन ले लेते हैं हम तो 49 है, 39 है, 59 है, 69 है। तो और अगर अध की बात करते हैं तो अध में अध पका है, अध कच्चा है, अध कचरा है। तो इस तरह के शब्द बन जाते हैं। इसी तरह बिन हम उपसर्ग लेते हैं, जैसे बिन ब्याहा है, बिन कहे, बिन बताए, बिन बादल, ये जो है शब्द बन जाते हैं। अब इस तरह पर उपसर्ग की अगर हम चर्चा करते हैं यानी कि इसका अर्थ जो है वो है बाद में या दूसरा है, तो परोपकार है, परसर्ग है, परहित है, और भर जो है वो उसके साथ भरपूर लग सकता है, भरसक है, भरमार है और भरपेट है। इसी तरह नी उपसर्ग के साथ निगौड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा ये शब्द बनते हैं। और औ के साथ जो है वो औसर है, औसान है, औगुन है, औधर है, ये बन जाते हैं। और अन उपसर्ग के साथ अनमोल, अनबन और अनपढ़ शब्द बनते हैं। और इसके अलावा भी आप और अन्य शब्द बना सकते हैं जो सार्थक हैं और जिसमें मूल शब्द और उपसर्ग अलग हो सकते हों। इसी तरह अब कु के साथ जो है कुचाल है, कुचैला है, कुचक्र है। दू के साथ दुबला, दुलारा और दुधारू। और इसी तरह अति में जो है वो अत्यधिक, अनंत, अतिरिक्त है यानी अत्यंत है। और अभि में जो है अभियान है, अभिषेक है, अभिनय है, अभिमुख है। तो इस तरह जो है वो हमने इस उपसर्ग की वो चर्चा की। और इस तरह और भी शब्द हैं जैसे हम और उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि हार है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा हार शब्द। अब हार के साथ जो है किस तरह का हम उपसर्ग लगा रहे हैं उसी तरह का वो अर्थ देगा। अगर हार के साथ हम प्र लगा देते हैं तो प्रहार आ जाता है, तो इसका मतलब है चोट लगना। अगर हमने आहार जो है वो आ लगाया तो आहार बन गया यानी कि भोज्य पदार्थ है। और इसी तरह अगर हार के साथ यानी कि आर के आगे अगर हमने उपसर्ग जो है वो परि लगाया तो परिहार बन गया यानी त्याग करना। इसी तरह उपहार लगा दिया अगर हमने तो हार के साथ उप लगा दिया तो उपहार बन गया यानी कि भेंट देना। और अब उपसर्ग की कुछ विशेषताएं हैं वो बता देते हैं आपको कि उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्द के आरंभ में लगता है, और उपसर्ग शब्द के अर्थ जो है वो एक उसके साथ लगकर एक नई विशेषता वो बताता है, और एक चमत्कारिक अर्थ जो है वो प्रकट होता है। और उपसर्ग प्रतिकूल अर्थ भी प्रदान करता है यानी कि विलोम बनाने में भी सहायक होते हैं। और इसी तरह जो उपसर्ग है उनकी शैली विचारात्मक होती है। उपसर्ग जो है वो मस्तिष्कीय जो पक्ष है हमारा उस पर सक्रिय रहता है। अब जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो 10 हैं और संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। इसी तरह जो है हम अति देख लेते हैं तो अति जो है वो अतिरिक्त है, अतिवृष्टि है, अत्यंत है, अत्यल्प है,
अत्युक्ति है इत्यादि, इससे हम शब्द बना सकते हैं। इसी तरह अंतर है, अंतरंग है, अंतरात्मा है, अंतर्मूल है, अंतर्धान है, अंतर्मुखी है। और दुर उपसर्ग के साथ जो है दुर्व्यवस्था आ जाती है, दुराग्रह आ जाता है, दुर्गम आ जाता है, दुर्गुण और दुर्जन आ जाता है। इसी तरह निरुपसर्ग के साथ जो है वो निरंतर आ जाता है, निरक्षर आ जाता है, निर्जन और निर्मल और निर्वासन आ जाता है। इसी तरह परि जो है परिउपसर्ग के साथ परिवेश बन जाता है, परिभ्रमण बन जाता है, परित्याग बन जाता है, परिधि, परिजन इत्यादि अनेक शब्द जो है वो बन सकते हैं। इसी तरह प्रति जो है, प्रति के साथ भी जो है हम प्रतिकार है, प्रतिपक्ष है, कई शब्द बना सकते हैं। अब अंतर जो है वो हमने पढ़ा, यानी कि अंतर्धान है, अंतरात्मा है। इसी तरह अभी जो है वो अभिजात है, अभिज्ञ है, अभिभाजक है, अभ्यास है, इस तरह से जो है वो शब्द बन जाते हैं। उत्त में उत्तम है, उत्कर्ष है, उत्कंठ है, उन्नति है इत्यादि शब्द बन जाते हैं। इसी तरह अधि जो है, जैसे कि अधीश एक उपसर्ग है, उसके साथ अधिक्रय, अधिकृत, अधिनायक ये शब्द बन जाते हैं। अनु के साथ अनुकरण है, अनुक्षण है, अनुपूरक है। और प्रति के साथ प्रतिकार है, प्रतिकूल, प्रतिकृति है, प्रत्यक्ष है, इस तरह से शब्द बन जाते हैं। तो उपसर्ग जो हैं वो हमारे इस तरह से, इसकी हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने विस्तृत चर्चा की, लेकिन हमने इसका कुछ पक्ष उपसर्ग का रखा और उम्मीद है कि आपको उपसर्ग समझ आ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रत्यय की तरफ। अब प्रत्यय जो हैं वो शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत में लगकर जो है वो उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे सुंदर शब्द है, अगर इसके अंत में ता लगा है तो वो सुंदरता शब्द बन जाता है और सुंदरता में ता जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि सुंदर में जो सुंदर है वो मूल शब्द है और उत्तर पद जो है वो उसका जो ता था वो प्रत्यय है। और जो प्रत्यय हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय हैं और एक तदतित प्रत्यय कहलाते हैं। तो जो कृत प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय जो है क्रिया धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं और इनके मेल से बनने वाले जो शब्द हैं वो कृत शब्द कहलाते हैं। अब जैसे अगर हम पढ़ और पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ के साथ जो है वो आई प्रत्यय लगा है तो पढ़ाई बना। अब जैसे उड़ान है, अब उड़ और आन यानी कि उड़ान बना, इसमें जो आन है वो उसका प्रत्यय है। इसी तरह जो तद्धित प्रत्यय है वो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे लड़कपन ना, अब इसमें लड़क और पन, जो लड़कपन में लड़का और पन, जो लड़का है वो मूल शब्द हो गया और जो पन है वो उसका प्रत्यय है। इसी तरह लघुता, इसमें जो लघु है वो मूल शब्द है और ता जो है वो प्रत्यय है। इसी तरह हम और प्रत्यय देख लेते हैं, जैसे लिख और आवट यानी लिखावट हो गया। इसी तरह जो है वो तैराक है, तैर और आक बन गया, तैर जो है वो मूल शब्द हो गया। इसी तरह चढ़ और आई जो है चढ़ाई हो गया और लड़ और आई जो है वो लड़ाई हो गया। यानी कि जो आई है वो इसमें प्रत्यय है और लड़ और चढ़ जो है क्रिया है और क्रिया जो है वो यानी कि मूल शब्द के रूप में है यहाँ पर। अब इसी तरह झाड़ू, अब झाड़ू में ऊ जो है वो बड़ा ऊ है, इसलिए जो है वो बड़ा ऊ, जैसे हम कहें ऊ जो है वो इसका प्रत्यय है, झाड़ू बना। ढक्कन में जो है वो अन्न प्रत्यय है। इसी तरह तुला में जो है वो आ प्रत्यय है, फूंकनी में जो है वो नी प्रत्यय है। इसी तरह हंसी है, जैसे हंसी इसमें ई प्रत्यय है। अब उड़ान है उसमें आन प्रत्यय है, मिलाप है उसमें आप प्रत्यय है, पहनावा है उसमें आवा प्रत्यय है और पहन जो है वो मूल शब्द है। और पी और आस है, यानी कि पी जो है वो क्रिया है और आस इसका प्रत्यय है, इससे वो मिलकर प्यास बना। इसी तरह चल, चलन, इसमें चल जो है वो मूल शब्द है और न जो है वो इसका प्रत्यय है। इसी तरह जो है वो जाता है, उसमें जा जो है वो क्रिया है और ता जो इसका प्रत्यय है। लिखा, इसमें आ जो है वो प्रत्यय है और लिख इसका मूल शब्द है। और थक कर, यानी थक कर एक शब्द बना, उसमें थक जो है वो मूल शब्द और कर इसका प्रत्यय है। ऐसे ही बैठना, बैठना में बैठ जो है मूल शब्द है और ना प्रत्यय है। रोना,
है ना, कहना या कहेगा, तो इसमें जो है इस तरह आपको प्रत्यय जो है वो समझ आ गए होंगे। इस तरह और हम प्रत्ययों के बारे में देख लेते हैं, जैसे और उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा है, इसमें अच्छा और आई है। मीठा और आस है। गरम और आहट है। महान और ता है। कवित्व है, यानी कवित्व। तो कभी कभी क्या होता है कि मूल शब्द, एक ही मूल शब्द में जो उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे हम स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो स्व है वो इसका उपसर्ग है, तंत्र उसमें मूल शब्द है, और ता जो है वो प्रत्यय है। और इसी तरह समझदारी अगर हम बात करें तो समझ जो है वो उसमें मूल शब्द है। इसमें दो प्रत्यय आए हैं, है ना। समझ जो है मूल शब्द है, दार भी जो है प्रत्यय है, और ई भी प्रत्यय। तो कुछ शब्द इस तरह से भी होते हैं कि उसमें हमें दो प्रत्यय और किसी में जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह आज हमने अध्ययन किया उपसर्ग और प्रत्यय का, और आशा करती हूँ कि आपको अवश्य समझ आ गया होगा। धन्यवाद।